बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। और आज सर्दी ज़्यादा है, मुझे लग रही है, पता नहीं ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा। वैसे वही टीम कह रही थी कि सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन पता नहीं, मुझे लग रही है, आई डोंट नो। अच्छा जी, एनीवेज आपको पता है हमारे जो मुल्क के अंदर हम क्रिकेट को बहुत भरपूर अंदाज में सेलिब्रेट करते हैं। और आपको पता है कि PSL सीज़न इज़ हियर। PSL 10 की तैयारियां उसका जो कह लेना आगाज़ हो चुका है। कल इनफैक्ट PSL जो ड्राफ्ट है हुजूरी बाग में उसकी रंगारंग तकरीब हुई ड्राफ्टिंग की। और उस तकरीब के अंदर आप ये जो मनाज़र देख रहे हैं, जो फ्रेंचाइजेज़ हैं उन्होंने प्लेयर्स का इंतखाब किया। और ये जो हुजूरी बाग के अंदर बहुत ही उन्होंने कल्चरल एक वाइब के साथ इस इवेंट को, ड्राफ्टिंग के इवेंट को ऑर्गेनाइज़ कराया, जिसको आई गेस सना मीर भी होस्ट कर रही हैं। और इसके साथ साथ जो फ्रेंचाइजेज़ हैं उनके आपको ओनर्स, की प्लेयर्स सब नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस ड्राफ्टिंग के अंदर जी डेविड वार्नर जो है वो महंगे तरीन खिलाड़ी जो है कराची किंग्स ने उनको लिया है और $3 लाख में लिया है कराची किंग्स ने, जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं डेविड वार्नर। तो अभी PSL का बाकायदा तौर पे ये कह लेना ड्राफ्टिंग से आगाज़ होता है। और ये कुछ लाइटर मोमेंट्स भी हैं जो वहाँ हमने कल देखी। कल बड़े सूटेड बूटेड हमारे तमाम तर प्लेयर्स, स्टार हीरोज़ वहाँ पर आए और उन्होंने इस तकरीब में 4 चांद भी लगाए। इसके साथ साथ बाबर आजम को आपने देखा कि वो फुल कल्चरल वाइब के साथ अपने अटायर के साथ इस इवेंट का हिस्सा बने। उसके अलावा दीगर प्लेयर्स भी आप देख सकते हैं। सो PSL ड्राफ्टिंग में जी कैटेगरीज हैं, आपको पता है प्लैटिनम, गोल्ड, डायमंड एंड सिल्वर और साथ साथ इमर्जिंग प्लेयर्स की कैटेगरी होती है। उसमें मुख्तलिफ प्लेयर्स का फ्रेंचाइजीज ने इंतखाब किया है। लेकिन चूँकि हमने आपको ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डेविड वार्नर के हवाले से बताया कि वो महंगे तरीन खिलाड़ी जो है वो कराची किंग्स का हिस्सा बने हैं। आगे जाके जी हम इस पर तज्जिया भी लेंगे और ज़ाहिर हम इस पर डिटेल बात भी करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ पॉलिटिकल सिनेरियो में आपको पता है जो खबरें हो रही होती हैं उससे हम आपको आगाह करते रहते हैं। कल बड़ी जी इंपॉर्टेंट खबर थी जिसके बाद हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 11 बजे जो एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ जो दायर रेफरेंस है उसका फैसला सुनाना था, लेकिन वो फैसला तीसरी बार भी मुअख्खर कर दिया गया। एहतसाब अदालत के जज जो है नासिर जावेद राना साहब, उन्होंने कहा कि मुल्जिमान और उनके वकला मौजूद नहीं है। हम 2 घंटे से मुसलसल इंतज़ार कर रहे हैं। सुबह 8:30 बजे से मैं कमरे अदालत में मौजूद हूँ, ना बानी PTI आए, ना उनके वकला आए, ना कोई फैमिली मेम्बर आया। जबकि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है कि हमें फैसले का वक्त 11 बजे दिया गया था और हम इसी हिसाब से आए। और बानी PTI को जेल से लाने की जिम्मेदारी जो थी वो इंतज़ामिया की थी और इंतज़ामिया ने काम नहीं किया। मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तला तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम ने कहा है कि अगर आपने 11 बजे का वक्त दिया और 10:30 बजे आप काम निपटा कर चले गए, हमें कोर्ट स्टाफ की तरफ से 11 बजे का वक्त दिया गया था। बुशरा बीवी 11:15 बजे अडयाला जेल के गेट पर थी। 10:30 बजे तक सलमान अकरम राजा समेत तमाम वकला वहाँ मौजूद थे। बानी PTI की बहनों सलमान अकरम राजा समेत हमारे लोगों को अंदर जाने नहीं दिया गया। PTI रहनुमा जबकि बाबर अवान कह रहे हैं कि नजूमी सोशल मीडिया पर इमरान खान साहब की सज़ा का ऐलान कर रहे हैं। ये केस नहीं, एजेंडा है जिससे बानी PTI और PTI को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अता तार साहब इसके जवाब में आए और उन्होंने कहा कि अदालती केसेस में जो ताख़ीरी हरबा है इनका वतीरा है जिसमें बानी PTI ने PhD कर रखी है। दूसरी जानिब जी हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दबाव में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। अब तो गवर्नर पंजाब जो है सरदार सलीम हैदर खान साहब, उन्होंने भी कह दिया कि बिलावल भुट्टो मुल्क के अगले वजीर आज़म होंगे। पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किया है और ख़दमत को तरजीह दिया है। मुस्लिम लीग नून से जो इत्तेहाद है वो भी जो कह लें मुल्क की इस्तेहकाम और तरक्की की खातिर किया था, ये भी गवर्नर पंजाब ने कहा है। मुल्क की सियासत में जी क्या होने जा रहा है इसमें हम तज्जिया ले लेते हैं। और ये जो 190 मिलियन पाउंड केस है जिसका फैसला सुनाने का तीसरी बार इसको मौखर किया गया है, क्या वजूहत बज़ाहिर तौर पे समझ आ रही है। डॉक्टर हामिद खान अल-मशरकी साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। आप भी हमारी तरह इंतज़ार में थे लाइव शो के दौरान। मैं तो बड़े इंतज़ार में थी कि जी आज फैसला सुना दिया जाएगा, लेकिन फैसला तो नहीं सुनाया गया। अलबत्ता हमारा प्रोग्राम कट हुआ और फिर मीडिया टॉक स्टार्ट हो गई।
बिल्कुल अर्मिला, ऐसे ही है। मैं ये कहूंगा कि क्रिकेट का सीजन है तो यूं कह लेते हैं कि हैट्रिक हो गई है फैसला ना सुनाने की। 3 ट्राइयां कर ली गई हैं। तो अफसोस की बात है अदालत के लिए, अदलिया के लिए, पाकिस्तान के सिस्टम के लिए। बात ये कि कहीं पर भी दुनिया में इस तरह नहीं होता कि एक फैसला महफूज किया जाए और उसको इतना महफूज कर लिया जाए कि किसी को सुनाया ही ना जाए। ये तो बड़ी अजीब बात हो रही है। मेरा तो ख्याल ये है कि अदालत को चाहिए कि जो भी फैसला है उसको सुना दे। मैं तो एक जगह और भी कह रहा था कि हमें सबको, मुझे, आपको, सबको अंदाजा है कि क्या फैसला आना है। कोई कह रहा है 5 साल सजा है, कोई 10 साल सजा और कोई 14 साल सजा। तो सबको ये पता है कि इसके नतीजे में जो पीटीआई है और इमरान खान के वकला हैं वो हाई कोर्ट जाएंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे। और अगर एक लम्हे के लिए सोच लिया जाए कि कोई बरी कर दिया जाएगा तो हुकूमत कोर्ट में जाएगी। सो मेरा ख्याल ये है कि इस फैसले को लटका कर हुकूमत और या जो अदलिया है वो अपने लिए खुद मेरे ख्याल में मुश्किलात पैदा करती है। अवाम के अंदर एक बद-एतमादी पैदा होती है। और वो जो फैसला सुनाने का, ये जो ना सुनाने का जो कल का, मैं इसको बहाना ही कहूंगा, अगर तौहीन अदालत ना हो तो बहाना है। वो इसलिए कि वही बात है कि खान साहब तो जेल में हैं, उनको तो लेके आना मेरा ख्याल है इंतजामिया का काम है। और अदालत ही जो है वो जेल में लगी हुई है। सो ये कहना कि वो आए नहीं है, यहाँ तो अदालत खुद चल के गई हुई है। तो ये सारी सूरत हाल के अंदर बहरहाल अब देखो 17 जनवरी को क्या होता है। ऐसे लग रहा है जैसे एक तरफ 20 जनवरी का इंतजार है तो दूसरी तरफ 20 जनवरी का बुखार है। अब देखो कि बुखार वाले जीतते हैं या इंतजार वालों की कोई बात बनती है। इंतजार तो डॉक्टर साहब बड़ा लंबा हो गया है। और ये जो आप कल बात भी कर रहे हैं, आप जो रीज़न थी कि मौजूद होना, फलाना बंदा नहीं था या बानी पीटीआई नहीं थे, बुशरा बीबी नहीं थी, जबकि दूसरी तरफ जो तहरीक इंसाफ वो कह रही जी हम तो पौने 11 बजे 11:30 बजे हमारे वकला वहाँ पे थे, सारा कुछ वहाँ पे था। तो ये इस तरह के इम्पॉर्टेंट मामले के अंदर जिस तरह की लॉजिक्स दी जा रही हैं, चाहे वो तहरीक इंसाफ है, आप क्या समझते हैं कि ये तो वाकई एक बहुत अजीब सा सिनेरियो हमारे एज अ पब्लिक हमारे अंदर परसेप्शन बिल्ड हो रहा है अजीब सा कि जी अदालतें टाइम पे खुल रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, उसके बावजूद फैसला जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है जिसके हवाले से पहली बड़ी कयास आइयाँ हो रही हैं, उसका महफूज करके सुनाना इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये देखें तोशाखाना केस का तोशाखाना का जो हुमायूं दिलावर साहब ने फैसला सुनाया था तो उस वक्त भी इमरान खान साहब अदालत में मौजूद नहीं थे और उनकी गैर मौजूदगी में फैसला सुना दिया गया। सो पाकिस्तान में तो ये रिवायत है कि अगर मुल्जिम नहीं है तो उसकी गैर हाजिरी में फैसला सुना दिया जाता है। दूसरी जानिब ये कि पीटीआई के वकला को भी सोचना चाहिए कि नॉर्मली 1-2 घंटे पहले आ जाया जाता है, सुबह सुबह अदालत में हाजिरी लगवाई जाती है। बहसीयत वकला उनकी नाअहली जरूर है, उनको टाइम पे आना चाहिए, लेकिन चूंकि उनका ख्याल है कि 11 बजे का टाइम था, तो मेरा ख्याल ये है कि ये टाइम की बात नहीं है, ये कुछ और मामलात हैं। शायद वो मुज़ाकरात को देखना चाह रहे हैं कि वो किस करवट बैठते हैं जो मुज़ाकरात का। डॉक्टर साहब मेरा अगला सवाल भी आपसे यही है कि क्या ये वाकई मुज़ाकरात को लेकर ये जो फैसला है, हमने लास्ट टाइम भी देखा है जब ये इसको मौखिर किया गया था, अब दोबारा से इसका मौखिर होना, क्या मुज़ाकरात का किसी नतीजा खेजी के ऊपर आने के हवाले से ये एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि मुज़ाकरात कुछ नतीजा निकलेगा तभी इसका फैसला भी उससे रिलेट हो रहा है? बिल्कुल अर्मिला, अब ये जो अमूमी तासुर था ये अब मजीद तकवीयत पकड़ रहा है। ये मतलब ऐसे ही लग रहा है जैसे एक तरफ कोशिश की जा रही है कि जिस रुख में मुज़ाकरात जाएंगे उसके अंदाज में इसका फैसला आएगा। अगर मुज़ाकरात कोई ऐसी तरफ चले गए जिसमें हुकूमत और पीटीआई का कोई मुआहिदा होता नजर आया तो फिर शायद इसमें कोई सजा में कमी हो जाए या बर्रियत हो जाए, नहीं तो वो जो 5-7 साल की सजा लिखी होगी जज साहब ने वो 14 साल की कर दी जाएगी। तो असूली तौर पर तो देखा जाए तो ये अदलिया के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अदलिया का काम नहीं है कि वो किसी के मुज़ाकरात के हवाले से या उनसे मुतासिर होकर कोई फैसले को लिखा जाए या तब्दील किया जाए। तो मेरा ख्याल ये है कि चूंकि फैसला लिखा जा चुका है तो उसको सुना दिया जाना ही बेहतरीन इकदाम होगा। जितना डिले करेंगे उतना गलत होगा। इंग्लिश में वो कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड एंड जस्टिस डिनाइड। तो ये इसी तरह लग रहा है जैसा भी इंसाफ है जो भी है ये कर लें ताकि मामलात जो है वो आगे की तरफ जाएं।
मेरा ख्याल है कि खान साहब भी यही चाहते हैं और पब्लिक भी यही चाहती है, और अगर हुकूमत बेहतर है कि उसको फैसला जल्दी आने दे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने भी खुद भी बात की कि जितना जल्दी हो फैसला सुना देना ही बेहतरी है। जाहिर है अब फिर हम ये जो मुख्तलिफ कयास राइयाँ सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं, जिसमें बाबर अवान साहब ने भी कहा है कि जी नजूमी ऐलानात कर रहे हैं सज़ा को लेकर, तो वाकई आपको लगता है कि ये जो सोशल मीडिया के ऊपर एक प्रॉपर कैंपेन चल पड़ी है जी, कि आधे से ज़्यादा लोगों को शायद फैसला पहले पता है, या सिर्फ ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है अपनी? वो कल हमारे बड़े मेरे टीचर हैं, वो कल यही कह रहे थे कि अपनी दुकान का चमकाने के लिए या उसकी पब्लिश करने के लिए उसको इस तरह के इकदाम किए जाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। देखिए अर्मिला, इससे तो इनकार नहीं है कि जब से सोशल मीडिया एक्टिव हुआ है, इतना ज्यादा पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो यहाँ पर सोशल मीडिया पर बिक रहा है वो झूठा फॉल्स नैरेटिव या मैं कहूँगा परसेप्शन बिल्डिंग है। तो उसका नुकसान यही होता है कि कोई भी चीज जो क्लियर ना हो उसके ऊपर अपने अपने अंदाज से खबर बना ली जाती है। मैं नहीं समझता कि किसी के पास भी कोई इस वक्त डायरेक्ट कोई सोर्स है या डायरेक्ट कोई किसी को पता है कि क्या फैसला आएगा। कोई नजूमी ऐसा नहीं है, कोई बाजीगर ऐसा नहीं है। फैसल वाडा साहब भी नहीं है डॉक्टर साहब। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। और मतलब अगर फैसल वाडा साहब नहीं कुछ बता रहे तो समझो कि फिर अभी जो फैसला है वो कहीं पक्का फाइनल नहीं लिखा गया। सही कह रहे हो आप। लेकिन ये कि यही वो बात है जो मुझे परेशान करती है कि किसी की भी रसाई इस अंदाज में नहीं होनी चाहिए कि वो बता सके कि अदलिया ने क्या फैसला किया है, क्योंकि ये कानून जो है वो मैं समझता हूँ कि ये उसके साथ खिलवाड़ है। कानून जो है वो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, और फैसला जो है वो अपने वक्त पर आ जाए तो वो अच्छा फैसला होता है। इस तरह करके उसका नुकसान ये है कि पब्लिक के अंदर जो है वो बददिली फैल रही है, कन्फ्यूजन फैल रहा है, और इस कंफ्यूजन का जो फायदा है वो फेक न्यूज की शक्ल में और फॉल्स प्रोपेगेंडा की शक्ल में हमें सोशल मीडिया पे नजर आ रहा है। यू सो राइट। लेकिन फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि पीटीआई को सरप्राइज मिलेगा और आवाम की फलाह बहबूद का कोई काम होगा। अब ये इशारा उनका किस तरफ है, इस फैसले की तरफ है डॉक्टर साहब, या किसी इन जनरल सिनेरियो में वो बात करें? लेकिन बहुत सारे सहाफ़ी तो ये कहते हैं कि फैसल वाडा साहब के सोर्सेज अब उतने ऑथेंटिक नहीं रहे, वो बस अब रेलिवेंट रहने की कोशिश करते हैं। डेफिनेटली हर बात पे उनके सोर्सेज कभी भी ऑथेंटिक नहीं थे। मैं तो कभी भी नहीं कहता। कुछ लोग रेलिवेंट भी रहना चाहते हैं और कुछ ये होता है कि मतलब बेहतर वो सिचुएशन रीड करके अपने हिसाब से कह देते हैं, हो गया तो ठीक है। वो जैसे हमारे वो मंजूर वसान साहब हैं सिंध में, उनको ख्वाब आते रहते हैं, अब वो ख्वाबों से ही काम चलाते रहते हैं। शेख रशीद साहब भी ख्वाब तो नहीं, लेकिन शेख रशीद साहब की पेशेंगोई कभी कभी ठीक भी हो जाती है। एग्जैक्टली या वो जो हमारे साथी एंकर दोस्त हैं उनकी चिड़िया आती रहती है। तो सर ये सारों ने अपना अपनी दुकान बनाई हुई है, किसी की चिड़िया, किसी के ख्वाब और किसी के जनाब सोर्सेज और कोई नजूमी। बात यह है कि ये तब तक होता रहेगा जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं आएगा है तो ये सारे मामलात हैं, और अदम इस्तेहकाम से मुआशी इस्तेहकाम भी नहीं आ रहा। सबसे बढ़कर ये कि अवाम की फिक्र करनी चाहिए कि अवाम बड़ी परेशानी में है इस जो सूरत हाल है, इस बेचैनी की वजह से। एब्सोल्युटली। डॉक्टर साहब, जो हमारे गवर्नर पंजाब हैं सरदार सलीम साहब, उन्होंने भी कह दिया है कि अगले प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे, और साथ जो हुकूमती पॉलिसीज़ हैं या मामलात हैं उस पर भी आपको पता है पीपल्स पार्टी आजकल बड़ी एंटी नून लीग चल रही है। ये असल में ना अर्मिला एंटी नून लीग नहीं है। ये इसको वो कहते हैं हल्की हल्की वो बूंदाबांदी सी करते रहते हैं। गवर्नर पंजाब से कुछ वीक पहले मेरी अपनी मुलाकात हुई और वहां पर वो हमारे साथ भी यही शिकवे कर रहे थे कि जी मरियम नवाज बहसीयत वजीर आला भी मुझसे उस तरह राब्ते में नहीं है। मैं पंजाब का एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नर हूँ और मुझे जो है वो ना तो उस अंदाज में रिस्पेक्ट दी जा रही है, ना मेरी बात सुनी जा रही है, ना मुझे इख्तियारात दिए गए हैं। फिर पीपल्स पार्टी का पंजाब में जो शिकवा है उसके अंदर सबसे अहम बात यह है कि वो जनूबी पंजाब के हवाले से जो इंतजामी तब्दीलियां हैं, जैसे कमिश्नर SHOs वगैरह लगाना और इंतजामिया में इख्तियारात चाहते थे, वो भी नहीं मिला। लेकिन मसला ये कि मुस्लिम लीग नून भी किसी भी हालत में पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी को अगर काम करने देगी या गुंजाइश देगी तो अगले इलेक्शन में तो फिर खुद मुस्लिम लीग नून को बहुत नुकसान होगा। पीपल्स पार्टी का जो पंजाब में जो फाइट है
वो एक डिफरेंट नज़र से देखनी पड़ेगी। और पीपल्स पार्टी मेरा नहीं ख्याल वफाक में किसी भी हालत में मौजूदा सिस्टम के अंदर अभी हुकूमत को छोड़ेगी। अभी वो आप समझ लें कि वफाक के अंदर जो गारंटोर्स हैं जिन्होंने उनको बिठाया हुआ है वो उनके इशारे तक तो बैठे ही रहेंगे और पंजाब के अंदर ये हल्की फुल्की मौसीकी चलाएंगे ताकि ये कि पंजाब में जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है उसको तसल्ली रहे। खुद पंजाब में जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है वो बड़ी मैं समझता हूँ बेयकीनी का शिकार है, वो बड़ी अपसेट है पंजाब हुकूमत से। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर हामिद खान अल मशरिकी साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर अपना तज्जिया दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि हम कुछ अच्छी खबरें शेयर करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ होता नहीं है हमारे पास जी। आज हमने पासपोर्ट्स के हवाले से बात करनी है, दो कि वी शुड बी प्राउड ऑफ आर नेशनैलिटीज़ एंड ऑल, बट स्टिल जब भी कोई इस तरह से इंटरनेशनल इदारा कोई ख़बर या रिपोर्ट जारी करता है और पाकिस्तान के हवाले से जब खबर आती है कि हमारा पासपोर्ट जो है वो कमज़ोर तरीन पासपोर्ट रखने वाला 5वां मुल्क है और मजमूई तौर पर एकर 103 नंबर पर है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। साल 2025 के पासपोर्ट की जो रैंकिंग है वो जारी की गई है, जिसके मुताबिक सिंगापुर का जो पासपोर्ट है वो दुनिया का ताकतवरीन तरीन पासपोर्ट है। दूसरे नंबर पर जापान है, जबकि जनूबी कोरिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और फिनलैंड के जो पासपोर्ट्स हैं वो तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। और पाकिस्तान ने एक बार फिर जो कमज़ोर तरीन पासपोर्ट्स हैं उसके नीचे से रैंक कर रहा है। पाकिस्तान के जी अगर ग्रीन पासपोर्ट्स के हवाले से हम बात करें तो 33 मुल्कों में वीज़ा फ्री दाखिला हो सकता है जी हमारा, लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले में जो कमज़ोर पासपोर्ट रखने वाले दूसरे ममालिक है उसमें इराक़, शाम, जबकि इंडेक्स में भारत जो है जी 85 नंबर पर है और चीन 60वें नंबर पर है। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, हमारे जो मौशी चैलेंजेस हैं, ये सब चीज़ें बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और कुछ हमारे लोगों का बिहेवियर भी है जो कि हमने रीसेंट टाइम्स में देखा है कि चाहे दुबई हो या दीगर ममालिक हो, मिडल ईस्ट हो, वहाँ पर जिस तरह के वाक़यात और मामलात होते रहते हैं उससे भी एक इम्प्रेशन कुछ अच्छा नहीं जा रहा। और हमें ऑलरेडी ट्रैवलिंग को लेके बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं, उसमें ये ऐड ऑन होना चीज़ों का ये भी एक बहुत मुख्तलिफ और कह लें अफसोसनाक चीज़ है। इस पर हम ज़रा तज्जिया ले लेते हैं। हमजा रिफत हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच हमजा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। हमजा साहब, ये दो के इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग कि हम आज इसको इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं, बट मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप चूँकि समझते भी हैं बहुत सारी चीज़ों को, क्या इसमें फैक्टर्स हैं और ये किस तरह, क्या क्राइटेरिया होता है कि पासपोर्ट्स का स्ट्रॉन्ग होना या वीक होना उसको डिसाइड या आइडेंटिफाई किया जाता है? देखिए, मुख्तलिफ़ किस्म के इंडेक्सेस होते हैं। कोई मोबिलिटी इंडेक्स होता है, आपके सफारती ताल्लुकात होते हैं दूसरे ममालिक के साथ, और इन दोनों अगर हम इंडेक्सेस को उठा के देखें तो मोबिलिटी के हवाले से हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मज़दूर तबका जाता है मिडल ईस्ट के अंदर, हमारे जो स्किल प्रोफेशनल्स हैं वो ज़्यादातर यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स जाते हैं। पर ये वो मोबिलिटी नहीं है जो आपको दूसरे ममालिक के अंदर मिलेगी जिस तरह हिंदुस्तान है। मैं डेवलप वर्ल्ड की बात नहीं करता, आपने सिंगापुर का जिक्र किया, जापान का जिक्र किया, आपने मुख्तलिफ ममालिक का जिक्र किया, तो कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जो इसके आप कह सकते हैं कि डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर आते हैं। उनकी मोबिलिटी इंडेक्स की रैंकिंग हमसे ज़्यादा है क्योंकि वो ज़्यादा स्किल प्रोफेशनल्स अपने भेजते हैं। तो सफारती ताल्लुकात के अगर हम हवाले से बात करें तो हमारे नेबरहुड के साथ, चले हिंदुस्तान के साथ तो एक जियोपॉलिटिकल राइवलरी है, अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, ईरान के साथ एक नॉर्मलाइज्ड रिलेशनशिप है, पर जब क्रॉस बॉर्डर अटैक्स होते हैं, वो जब जुंदला का और वो सिस्तान बलोचिस्तान वाला मामला होता है उसकी वजह से हमारे ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं। बांग्लादेश के साथ आहिस्ता आहिस्ता करके ठीक हो रहा है, श्रीलंका के अंदर नई डेवलपमेंट्स आए, तो हमारे खित्ते के अंदर सफारती ताल्लुकात बहुत सारे ममालिक के साथ अच्छे नहीं हैं, बासिवाय चीन के। और इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर हम
मजबूत पासपोर्ट होल्डर्स को उठा के देखें, जिसमें सिंगापुर है, जापान है, उनकी ग्लोबल रीच भी है, वो ग्लोबलाइज्ड मुल्क भी हैं और ज़्यादातर वो हाई टेक प्रोफेशनल्स को एक्सपोर्ट भी करते होते हैं। तीसरा जो बड़ा फैक्टर है वो ये है कि सियासी इस्तेकाम के हवाले से अगर हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है, सियासी इस्तेकाम नहीं होता, पोलराइजेशन बढ़ जाती है, उसका फिर इमेज पाकिस्तान का या किसी भी मुल्क का वो ज़्यादा अच्छा नहीं जाता पूरी दुनिया के अंदर, और फिर लोग रिफ्रेन करते हैं कि वो वीज़ा लगा के आपके मुल्क के अंदर आए, टूरिज्म के हवाले से वैसे भी। और अगर हम जो हम कह सकते हैं निचली सतह के ऊपर ममालिक को उठा के देखें जिनके पासपोर्ट रैंकिंग्स हमारे ही जितने हैं, वो सारे वो वाले मुल्क हैं जिधर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। शाम के आप देख लें, इराक के आप देख लें, यमन के आप देख लें, अफगानिस्तान के अंदर देख लें। तो इंडेक्सेस के साथ साथ सिफारती ताल्लुकात और जो सियासी इस्तेकाम की जो सूरत हाल है डोमेस्टिकली, वो डिटर्मिन करता है कि आपका पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है। और फिलहाल तो हम इन तीनों फैक्टर्स के ऊपर नहीं सही तरह से उतर रहे। You're so right and that's very unfortunate and sad scenario कि हम इन तीनों फैक्टर्स के ऊपर कहीं पूरा नहीं उतरे। अच्छा हमजा, मैंने अभी जिक्र किया मिडिल ईस्ट के अंदर हमने रीसेंट टाइम्स में देखा है कुछ ऐसे वाक़यात, कुछ ऐसे लोगों की एज ए नेशन हमने कुछ अच्छे जेस्चर्स नहीं दिए वहाँ पर जाके, चाहे भीख मांगना है या दीगर फ्रॉड के केसेस हैं या दीगर चीज़ें हैं। डू लेट अस नो कि इस सिनेरियो में ये चीज़ें भी या ये फैक्टर्स भी काउंट करते हैं? जी डेफिनेटली काउंट करते हैं, क्योंकि जब आप वीज़ा लगा के आप किसी भी मुल्क के अंदर जाते हैं या किसी भी खित्ते के अंदर जाते हैं, वो ये देखते हैं कि आपकी कॉन्ट्रीब्यूशंस किस किस्म की होती हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से मसला ये ज़्यादातर तबका जो है मज़दूरों का होता है जो मिडल ईस्ट के अंदर जाता है, और दूसरा कुछ पाकिस्तानी मर्दों के आई एम सॉरी टू से हरकतें भी इस किस्म की हैं। इस्तांबुल जाके जो आपको पता ही है कि जो टर्किश ख़वातीन के साथ जो सारा मामला चला था। और फिर अच्छा एक और बड़ा फैक्टर ये होता है कि वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस कितने ममालिक ने आपके ऊपर लगाई हुई हैं। अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गए जो मतलब अगर हम उसको सही मुआवजा करें तो वो हमारा दोस्त के तौर पे हम उनको दोस्तों के अंदर शुमार करते हैं। यूएई ने भी काफ़ी टफ वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, दूसरे ममालिक ने भी लगाई हुई हैं। अब वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस इस वजह से लग जाती हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि इस मुल्क से अगर कोई आप कह सकते हैं कि इनवर्ड बाउंड ट्रैवलर आता है या इनवर्ड बाउंड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आता है या कोई एम्प्लॉयमेंट सीख करने के लिए आता है, उसका उस मुल्क को कितना हद तक फ़ायदा होगा। अब मिडल ईस्ट का आपने जिक्र किया, वो ज़्यादातर हाई टेक प्रोफेशनल्स को, क्योंकि उनकी कोशिश ये है कि वो ट्रेडिशनल ऑयल सोर्सेज से हट के अपना रेवेन्यू जो है वो एआई और चैट जीपीटी और हाई टेक सेक्टर के अंदर और सर्विस रिफॉर्म सेक्टर के अंदर ज़्यादा उनका फोकस आ रहा है। तो इस वजह से वो ज़्यादातर प्रोफेशनल्स बुलाएंगे वेस्टर्न ममालिक से या चीन से या जापान से। हमारे यहाँ क्योंकि ज़ाहिर बात है क्योंकि वी आर नॉट एग्जैक्टली वेरी टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री, हमारे यहाँ जो टेक प्रोफेशनल्स हैं, हाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे पाकिस्तान के अंदर, फ्रीलांसर्स आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे, पर जो हाई टेक प्रोफेशनल्स हैं वो उनका वो मेयार इस वक्त नहीं है। तो वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस हो गए, हमारे कुछ हरकतें भी इस किस्म की हैं और कुछ बड़े फैक्टर्स आ जाते हैं जो वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस वो लगा देते हैं, उसकी वजह से भी काफ़ी हद तक हम मुतासर होते हैं। हमजा, एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त यूएई का वीज़ा लेना हम सब लोगों के लिए, कहीं ना कहीं इट्स अ लॉन्ग स्ट्रगल, क्योंकि आप जब उसको अप्लाई कर रहे हैं वो आपको रिजेक्शन है बार बार। मेरा खुद 2 दफ़ा वीज़ा रिजेक्ट हुआ है और ऐसा नहीं है कि मेरी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, बट स्टिल दैट्स हाउ इट इज़ अनफॉर्चुनेटली। यू आर सो राइट कि हम जाकर जिस तरह के जेस्चर्स और माजरत के साथ हमारी एज ए नेशन बड़ा अजीबो गरीब रवैया होता है और हम जिस तरह की हरकतें करते हैं। अच्छा, अब इसमें बेहतरी के लिए हम सब क्या कर सकते हैं? मतलब आपने अगर रैंकिंग को इम्प्रूव करना है, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं, हमारे सफारती ताल्लुकात हैं, हमारी दीगर चीज़ें हैं, और इवन आप पासपोर्ट्स को लेकर या ट्रैवल वाले मामले को लेकर हमारी स्टेट क्या कर सकती है सफारती सतह पे कि इसको बेहतर किया जाए? देखिए, सफारती ताल्लुकात से बेहतर और सबसे अहम जो नुकता है वो सियासी इस्तेकाम का है। पाकिस्तान को आज भी सारी दुनिया के अंदर एक पॉलिटिकली अनस्टेबल कंट्री के तौर पे ही तस्लीम किया जाता है, और इसी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो फिर ट्रैवल वार्निंग्स भी आ जाती हैं कि, और इस्लामाबाद जैसा शहर जहाँ पे मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ, इस्लामाबाद जैसे शहर के ऊपर भी ट्रैवल वार्निंग्स आ जाती हैं क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो मेरे ख्याल से इस हुकूमत को हाउस एंड ऑर्डर करने के लिए तमाम जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं उनको साथ मिलके बिठाना होगा, साथ हमारे जो दीगर इदारे हैं, एस्टैब्लिशमेंट वगैरह जो भी है, और उन इदारों को जब मिलके बैठेंगे और फिर हम ये कहेंगे कि हम पोलराइजेशन को छोड़ के हम जो मुल्क की मफाद के ऊपर पॉलिसीज हम अपनाएंगे, चाहे वो माशी सतह के ऊपर हो, चाहे वो सियासी सतह के ऊपर हो, चाहे वो मिलिटरली भी हो,
उसको अगर हम अपनाने की कोशिश करेंगे और फिर आपका इमेज और आपके जो इंडिकेटर्स है सारी दुनिया की सर्वेस के अंदर वो फिर इंप्रूव होना शुरू हो जाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की बात सवाए ये जो हुकूमत इस चीज़ को पेश करती है कि हमारा स्टॉक एक्सचेंज ऊपर नीचे हो रहा है, उसके अलावा तो एज सच कोई इंडिकेटर हमारा पॉजिटिव नहीं है। तो जब तक पॉजिटिव इंडिकेटर्स डोमेस्टिकली हम लोग नहीं इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे, पॉलिसी मेकिंग जो है वो आवाम की बेनिफिट के लिए नहीं होगी और फिर पॉलिटिकल पोलराइजेशन और जो आप कह सकते हैं हाइटन टेंशंस के क्लाइमेट को जब तक हम कम नहीं करेंगे तो आप सफारती ताल्लुकात रख लें। आप देख लें ना, वज़ीर आज़म जो है हमारे वो दूसरे मुल्कों का दौरा भी कर रहे हैं और दूसरे मुल्क के सफ़ीर आ भी रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि सफारती ताल्लुकात जो है हमारे बहुत ज़्यादा ख़राब है, खित्ते के अंदर थोड़े से ख़राब है, पर जिस तरह नई आने वाली डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ एक प्रोडक्टिव इंगेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। चीन के जो खदशात हैं पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट्स जो वो कर रहे हैं, सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं और लॉजिस्टिकल चैलेंजेस, उसको हमने जो है काफ़ी हद तक एड्रेस करना होगा। तो जब तक डोमेस्टिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकेगी और माला बहुत मुश्किल है कि आपके इंडिकेटर्स इंप्रूव होंगे। और क्योंकि मैं उस चीज़ के ऊपर फिर इशारा कर रहा हूँ कि जो ममालिक निचली सतह के ऊपर हैं एज फार एज द पासपोर्ट्स आर कंसर्न, ये वही मुल्क हैं जिनके डोमेस्टिकली सियासी इस्तेकाम नहीं हुआ हुआ या वो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, थैंक यू वेरी मच हमजा। रिफत, बहुत शुक्रिया आपका। और हमजा के मुताबिक जब तक हम अपने मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर नहीं आएंगे, पॉलिसीज़ को बेहतर नहीं करेंगे, तब तक ये इंडिकेटर्स भी बेहतर नहीं होंगे। और आज हम जिस तरह से ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो 5वां जो कमज़ोर तरीन पासपोर्ट है, वी शुड बी प्राउड, वी शुड ओन इट, बट अनफॉर्चुनेटली ये जो इंडिकेटर्स हैं ये कोई अच्छा साइन नहीं है हमारे मुल्क के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे यहाँ पे जो लोग सेटल होना चाहते हैं, बाहर जाते हैं, काम करते हैं, उन सब के लिए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, हमने कहा आज मौसम की बात सिर्फ मैं क्यों करूं सुबह सुबह, हमारे जो नुमाइंदगान हैं वो भी हमें मुख्तलिफ शहरों से मौसम की सूरत हाल बताएं। तो लाहौर में क्या वेदर है जी और कराची में कैसा वेदर है, दोनों के हवाले से बात करेंगे। लेकिन पहले रुक करेंगे लाहौर का, जहाँ से हमें नताशा रहमान ज्वाइन करी है। नताशा, थैंक यू वेरी मच, आई होप यू आर डूइंग वेल। क्या सूरत हाल है जी मौसम की? आज मुझे सर्दी ज़्यादा लग रही है या है, और उसके अलावा बारिश के क्या चांसेस हैं नताशा? हरमला, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, हमारे नाजरीन भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। और ठिठरती सर्दी है अरमला, आज आपको सर्दी नहीं लग रही है बल्कि मुझे भी ज़्यादा फील हो रही है। अभी ऑफ द कैमरा में अभी बोल रही थी कि आज सर्दी ज़्यादा है या मुझे लग रही है, तो ये हम दोनों की बात सेम हो गई है। तो इट्स मीन कि आज वाकई ही सर्दी ज़्यादा है और सूरज भी आसमान पर पूरी आबोताब के साथ तो चमक रहा है, साथ ही साथ ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, जिसकी वजह से खुनकी में मज़ीद इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है हमें और फील किया जा रहा है। इसके साथ साथ दर्जा रहा है, चूँकि शहर लाहौर में हमें कम होता हुआ फील हो रहा है और रिकॉर्ड भी किया जा रहा है महकमे मौसमियात की जानिब से। आज लाहौर का जो कम से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो तकरीबन 6 सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात हैं। हवा में जो आज नमी का तनासब रिकॉर्ड किया गया है वो तकरीबन 60 से 65% है, जबकि हवा 2 से 3 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। और बारिश की आपने बात की है तो महकमे मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि लाहौर में बारिश के फ़िलहाल कोई चांसेस नहीं है आइंदा 24 घंटों में। ओवरऑल पंजाब की बात करें तो पंजाब की भी यही सूरत हाल है और बहुत से इलाकों में और शहरों में बारिश के कोई इम्कानात नहीं है। मौसम इसी तरह सर्द और खुश्क रहने वाला है, तो लिहाजा शहरियों को ख़ुद को कवर भी करना है, इस मौसम को इंजॉय भी करना है। और ये जो मौसम है ये मेरे ख्याल से समोसे पकौड़े खाने वाला मौसम है और बाहर निकल के इंजॉय करने वाला मौसम है। तो आप स्टूडियो में बैठ के मौसम को एंजॉय करेंगे, लेकिन हम बाहर बैठ के और बाहर साथ ही साथ आपको वेदर की अपडेट देके इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो तिबी माहिरीन हैं उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि आपने एहतियाती तदाबीर एहतियात करनी है, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, ताकि ये जो सर्दी है और खुश्क सर्दी जो शहर लाहौर में अपने डेरे जमा रखी है, जब बारिश होती है तो मौसम कतरे बेहतर हो जाता है, लेकिन जैसे ही जो बारिश नहीं होती है चंद दिनों में तो मौसम जो है वो दोबारा से खुश्क सर्दी की तरफ चला जाता है। इसके साथ साथ अगर हम स्मोक की सूरत हाल की बात कर लें तो स्मोक शहर लाहौर में थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि आज जो शहर लाहौर में स्मोक की सिचुएशन रिकॉर्ड की गई और जो नंबर रिकॉर्ड किया गया है वो आज 7वें नंबर पर है फ़िज़ाई लूगी की फ़हरिस्त में शहर लाहौर। लेकिन ऑल्दो अगर हम पूरे शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बात कर लें तो वहाँ पर स्मोक में कमी आई है। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच नताशा, बहुत शुक्रिया कि आप वेदर के हवाले से मैं बताती हूँ। नताशा के मुताबिक
लाहौर या पंजाब में फ़िलहाल बारिश के कोई इम्कानात नहीं है। मैं अपना फ़ोन थोड़ी देर में चेक करूँगी वो क्या कह रहा है, फिर मैं आपको इसको कंफर्म ही है, वैसे नताशा नहीं हमें बताया। अच्छा जी, कराची की सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मुजम्मिल फ़रोज़ी हैं जी। मुजम्मिल, आप बताएं कराची के मौसम के क्या अहवाल है? वेरी गुड मॉर्निंग अर्मला। मैं आपको बताऊं, शहर कराची का मौसम जो है वो आजकल बहुत ज़बरदस्त हुआ हुआ है। शहर कराची में यकपस्ता हवाओं ने डेरे के डाले, शहर की सड़कें वीरान हो गई। यकपस्ता हवाओं ने शहर कराची का मौसम मज़ीद सख्त कर दिया है। जो रात में हवाएं चलती हैं वो सुबह तक बरकरार रहती हैं। शहर कराची का मौसम जो है वो रात के वक्त मज़ीद सर्द हो जाता है। उसकी वजह यही है कि जो समंदरी हवाएं हैं वो बहाल हो चुकी हैं। इस वक्त जो है कोयटा से जो हवाएं चल रही हैं उसकी वजह से मौसम मज़ीद सर्द होता जा रहा है। अगर बात की जाए गुज़िश्ता रात की, तो गुज़िश्ता रात शहर कराची का दर्जा हरारत 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था और सुबह के वक्त जब हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड है। सर्द हवाएं चल रही है, मौसम बहुत ज़बरदस्त है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर कराची में 11 से 18 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 73% है। महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक आज शहर कराची का मौसम जो है वो दिन सर्दी की तरफ जाएगा। शहर कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। अगर बात की जाए शहर कराची की सुबह की, तो सुबह के वक्त जो है वो सड़कें सुनसान होती है, ज़्यादा ट्रैफिक देखने में नहीं आता और स्कूलों में भी तादाद जो है बच्चों की वो कम आ रही है, हाजिरी कम है। तो मगर शाम के वक्त जो है वो शहर कराची वाले सर्दियों को भरपूर इंजॉय करते हैं। अभी रिसेंटली ईद फेस्टिवल भी हुआ सारे समुद्र किनारे, उस पर भी देखने में बड़ा रश आया। और जो शहर कराची में फ़िश पॉइंट है, जहाँ पर मछली मिलती है, वहाँ शाम को रश देखने के काबिल होता है। जहाँ पर सूप मिलते हैं, जहाँ पर गाजर का हलवा के जो स्टॉल्स हैं और जो दीगर हलवा जाते हैं, वहाँ पर भी रश देखने में आता है। शाम के वक्त जो है चाय के होटलों पर भी रश देखने में आता है। चाय के होटलों में वहाँ पे लोग चाय, पराठा, कहवा और जो कश्मीरी चाय है उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। और बात की जाए सूप की, तो जो सूप में जो बड़ा रश होता है, यहाँ पे एक बोरी कम्युनिटी है, वहाँ पे सूप बहुत अच्छा मिलता है। इस हुसैनाबाद है, वहाँ पर सूप बहुत अच्छा मिलता है। और केकड़ी का सूप पीने के लिए ज़्यादातर शहरी जो है वो किबाड़ी का रुख करते हैं। जो ये सर्दी की लहर जो इस दफ़ा आई है, शहरी उसको भरपूर इंजॉय कर रहे हैं। महकमा मौसमियात के पेशन गोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 15 जनवरी से जो है वो रात को दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जाएगा। 17 जनवरी तक ये जो सर्दी की मौजूदा लहर है ये बरकरार रहेगी। जी ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल, बहुत शुक्रिया। मौसम के हवाले से हमें अपडेट करे थे। जनाब, कराची का जिक्र हम कर रहे हैं तो कराची में जो खुले मेन होल्स हैं इसके हवाले से ये इशू हमने पहले भी अपने प्रोग्राम के अंदर उठाया था और इस पर बात भी की थी। और ये जो वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं इस पर मेयर कराची जो है बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब और चेयरमैन वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने जी हेल्पलाइन 1334 मुतारिफ़ करवा दी है। और इस हेल्पलाइन पे आप कैसे राबता कर सकते हैं और इस हवाले से तमाम तर जो तफसीलात हैं हमारे जो नुमाइंदा हैं पब्लिक न्यूज़ मोहम्मद कामरान बता रहे हैं। जी कामरान। जी देखिए, इस वक्त हम कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन के एमडी इंजीनियर असदुल्ला खान के हमरा मौजूद हैं। बगैर वक्त ज़ाया किए इनसे पूछते हैं कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने 1334 को फाल बनाने के हवाले से उन्होंने ऐलान किया है। क्या अब कराची में ये जो खुले मेन होल्स जो होते थे जिसके बाद बच्चे गिर के जाबाक होने के जो वाक़यात थे और शहरियों की जो शिकायत, समझते हैं कि ये अब मुस्तकिल बुनियादों पे इसका ये हल है और हल आइंदा इस तरह के वाक़यात नहीं हो सके? चेयरमैन वाटर कॉरपोरेशन जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर कराची ने इससे पहले भी ये हेल्पलाइन जो है ये मुख्तलिफ़ शिकायतें सिर्फ लेती थी जो वाटर और सीवरेज से रिलेटेड होती थी, लेकिन उन्होंने ये हुक्म दिया है कि जी अब जो है मैनहोल कवर के सिलसिले में जो भी शिकायत होगी वो 1334 के ऊपर आएगी। जब आप कॉल करेंगे इसके ऊपर तो वो सिर्फ आपसे एड्रेस आपसे लेंगे और आपका मोबाइल नंबर लेंगे ताकि हमारा मुताल्लिका एक्सचेंज जो है वो आपसे कांटेक्ट कर सके। 24 आवर मैक्सिमम टाइम दिया है इसका और मिनिमम टाइम इसका 2 आवर्स भी हो सकता है। फ़ौरन जो है अपने यहाँ से शिकायत चली जाएगी एक्सचेंज के पास। एक्सचेंज के पास जो इस वक्त मैनुअल कवर्स हैं जो अवेलेबल हैं वो फ़ौरन उसको जो है जाके उस जगह पे नस्ब कर देगा। बहुत शुक्रिया एमडी वाटर्स एंड सीवरेज कॉरपोरेशन। कैमरामैन से मैं कहूँगा आपको यहाँ पे इस वक्त जो निज़ाम बनाया गया है वाटर कॉरपोरेशन एंड सीवरेज के मुख्तलिफ जो शिकायत हैं वो शहरी 1334 वेबसाइट और मोबाइल ऐप के थ्रू अपनी जो शिकायत हैं उसका इंदराज करवा सकते हैं। जी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद कामरान। आप इस हवाले से हमें बता रहे थे। आई होप कि जिस तरह से और जिस इजीली इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि ये
मामलात एड्रेस होंगे वो हों भी, क्योंकि इससे पहले हम प्रोग्राम में इस इशू को बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। इनफैक्ट जो भी कराची में वाक़या भी हुआ था बच्चे का गिरने का गटर के अंदर, उस पर भी हमने बात की थी और वहाँ पे जो इंतज़ामी मामलात थे उसमें एक बहुत बड़ा गैप हमें नज़र आया था। आई होप कि ये गैप जो है ये फिल हो और इस तरह के वाक़यात ना हो और जो इंतज़ामी मामलात हैं उसको बेहतर तौर पे हल भी किया जाए। कराची का ही जिक्र कर रहे हैं जी। कराची मैं हमेशा कहती हूँ समंदर के किनारे एक शहर और वहाँ पानी का मसला हो, इससे बड़ी जो कह लें बदकिस्मती और क्या हो सकती है जी। एमडी वाटर बोर्ड ने कराची के शहरियों को खुशखबरी सुना दी है कि 2025 में जो पानी का बहरान है वो ख़त्म हो जाएगा, ये उन्होंने कहा है। अब इस पे क्या तफसीलात हैं, तनवीर आहत खान की रिपोर्ट है, आपको दिखाते हैं। साहिल के करीब बसने वाले शहर को किल्लते आब का सामना। एमडी वाटर बोर्ड ने पानी के मसाइल जल्द हल होने की नवीज सुना दी। कराची के कई इलाके साफ पानी से महरूम हैं। शहरी दूसरे इलाकों से पानी लाकर गुजारा करते हैं। पब्लिक न्यूज से गुफ्तगू में एमडी वाटर कारपोरेशन असदुल्ला खान ने कहा कि साल 2025 में पानी के बेशतर मसाइल हल करने के लिए पुरअज़म है। कराची की जो पानी की डिमांड है वो है 1200 मिलियन गैलन। हम कराची को पानी इस वक्त सप्लाई कर रहे हैं 600 मिलियन गैलन। तो इंशाअल्लाह कोशिश यही है हमारी भी और वापडा की भी कि 2025 के दिसंबर तक जो है वो पानी 260 MGD पानी कराची में आ जाए। असदुल्ला खान ने मजीद कहा कि बदकिस्मती से सालों बाद भी कराची में पानी के लिए कोई नया मंसूबा शुरू नहीं किया गया, जिसकी वजह से पानी बहरान का सामना है। लास्ट प्रोजेक्ट जो कराची का हुआ था वो हुआ था 2006 के अंदर, और 2006 में K3 प्रोजेक्ट हुआ था जिसमें 100 MGD पानी आया था। वो 100 MGD पानी जो है उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया था, लोगों को काफ़ी रिलीफ महसूस हुआ था। लेकिन लगभग 19-20 साल का ये टाइम गुजर गया है कि उसके K3 के बाद अब तक प्रोजेक्ट कोई दूसरा नहीं हुआ। कराची में पानी की चोरी रोकने के लिए वाटर कारपोरेशन और सिंध रेंजर्स की जानिब से क्रैकडाउन किए गए। लाखों गैलन पानी की चोरी रोकी गई। कई मुल्जिमान भी गिरफ्तार किए गए। वाटर कारपोरेशन का दावा है कि साल 2024 में K4 और हब कैनाल के मंसूबे मुकम्मिल होने के बाद शहर में पानी का बहरान खत्म हो जाएगा। कैमरामैन जैनुल हसन के साथ तनवीर आहत खान, पब्लिक न्यूज़, कराची। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। आप कुछ ऐसे टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं जिस पे हम ऑफिर यही कह रहे थे कि हमारी नेशन में बहुत एक अच्छी बात है, वो है फिलैंथ्रोपी को लेकर। हम डोनेट बहुत ज़्यादा करते हैं, हम इस तरह का काम बहुत ज़्यादा करते हैं लोगों को हेल्प करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वो कहा जाता है ना कि अजीम काम कोई एक शख्स नहीं करता बल्कि एक टीम के ज़रिए किया जाता है। और इसकी एक जीती जाती मिसाल जो है इन तंजीमों के हवाले से या इन NGOs के हवाले से हम हमेशा बात करते हैं, जो अपने तौर पर कोशिश कर रही हैं लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, उनकी फलाह के लिए। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जी, इस तरह की जिनकी क़यादत में बड़ी शानदार तब्दीलियाँ भी हुई हैं और नूर प्रोजेक्ट के CEO हैं, जो 2012 से पाकिस्तान के अंदर जी कम्युनिटीज़, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कम्युनिटीज़ के हवाले से काम कर रहे हैं, उनके दरमियान उनको इंडिपेंडेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और सेहत के हवाले से, इसके अलावा एजुकेशन है, खुराक है, हर सेक्टर को इन्होंने कहीं ना कहीं टच भी किया और उसमें बहुत बेहतर तौर पे कंट्रीब्यूट भी किया है। इनका इंटरव्यू मैं पहले भी कर चुकी हूँ और इनके प्रोजेक्ट के हवाले से, दी नूर प्रोजेक्ट के हवाले से आज हम इनसे बात करेंगे कि बेसिकली ये मॉडल है क्या और अब तक कितने लोगों की ज़िंदगियाँ इन्होंने तब्दील की हैं और इनका ये इदारा किस तरह से काम करता है। हमारे साथ अमजद भट्टू साहब मौजूद है, बानी नूर फाउंडेशन, इनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। इसके साथ साथ जी हम थोड़ी सी आपकी जो कह लें डाइट और इन चीज़ों का भी हमेशा बात करते हैं, और जब मल्टी वाइटामिन और इन सब चीज़ों की कंजम्पशन के हवाले से बोलते हैं तो क्या हम इस पे टोटली रिलाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस पे भी आज हम बात करेंगे। जुनैरा हुसैन हमारे साथ मौजूद है, माहिर ग़िज़ाइयत है, इनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच जुनैरा। और फिर थोड़ी सी हम सिंगिंग वाला एक फैक्टर भी अपने सेगमेंट पे रखेंगे। हमारे साथ जी एक बड़े टैलेंटेड सिंगर है मोहम्मद इब्राहिम, और इन्होंने भी बहुत अरसे से कह ले अभी स्टार्ट भी किया है, लेकिन इनका जर्नी बड़ा अच्छा जा रहा है और गिटारिस्ट भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी हैं और एज अ सिंगर तो ये काम कर ही रहे हैं। इनसे इनके गानों के हवाले से, इनके जो करियर उसके हवाले से भी बात करेंगे। वेलकम इब्राहिम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका भी।
सबसे पहले अमजद आपसे आगाज़ करती हूँ। हमारे देखने वालों को थोड़ा सा, मैं तो चूँकि जानती हूँ आपके इस प्रोजेक्ट के हवाले से, लेकिन मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा मॉडल हमारे देखने वालों के लिए एक्सप्लेन करें। मॉडल जी ये मदीना की रियासत से शुरू होता है और के नीचे वाले तबके को ऊपर उठाना है। मैं बहुत सारी बातें सुनता था लंदन के अंदर कि पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। उस वक्त ज़ाहिर है कम थे, अब ज़्यादा हो गए हैं। हमारी 12 करोड़ की आबादी नौजवानों की है, उनको कैसे लाया जाए एक जगह पे जहाँ पे वो पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने घर के लिए मुफीद हो सकें। तो मैं वर्क एंड पेंशन डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, तो वो ऐसे है जैसे हमारी यहाँ पे यूनियन काउंसिल है, वहाँ पे लोकल बराज कहते हैं। तो मैं साउथ हॉल बरा के अंदर वेस्ट लंदन के अंदर काम कर रहा था। तो 2004 में पाकिस्तान वापस आया और यहाँ आके एक छोटा सा पौधा लगाया हमने। एक्चुअली पूरा हमने स्टार्ट किया 2012 में, लेकिन नीड्स के नाम से एक मैंने NGO बनाई और उसमें बच्चियों की शादी करना, एक स्कूल 50 बच्चों का राशन देना। तो फिर इसको स्ट्रेंथन किया और द नूर प्रोजेक्ट, मेरे एक दोस्त हैं खालिद शेख जो अमेरिका में होते हैं, वो वहाँ से आए, हम दोनों का मिलना हुआ और हमने बुनियाद रखी कि इस बच्चों को स्कूल में वापस लाया जाए। एक गांव में गए जो EME सोसाइटी के साथ, एक गांव है खालिकाबाद, तो वहाँ पे सिर्फ हमने वो देखने के लिए कि मतलब क्या रिएक्शन क्या है लोगों का, तो हमने 7 जगह वहाँ पे रखी और मस्जिद में ऐलान करवाया कि आगे ना चावल ले जाएं या खाना ले जाएं। तो आप यकीन करें बच्चों की नंग बड़ंग और कोई कपड़े नहीं पहने हुए और लाइनें लग गई वहाँ पे। तकरीबन वो 200-250 बच्चा था। तो हमें समझ आ गई कि हमारा बेनिफिशरी कहाँ पे है। वहाँ पे फिर हमने स्कूल बनाया और आज ये स्कूल द नूर ग्रामर स्कूल जो है वो 1000 बच्चे को वहाँ पे पढ़ा रहा है। स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल है। मैं यहाँ तक कहता हूँ कि शायद कोई भी कमर्शियल स्कूल भी हमें कम्पीट नहीं कर सकता है। फिर उसके बाद जो नौजवान बच्चे थे उनको देखा कि वो मैट्रिक करने के बाद या BA करने के बाद या FSC करने के बाद जो गरीब आदमी है वो तो आगे नहीं बढ़ सकता, तो वो कैसे उसको हुनर में लाए। लंदन में NVQs करवाए जाते हैं, सिटी गिल्ड के जो प्रोग्राम है वो उनको जैसे हमारे यहाँ टैप्टा है करवा तो रहा है, लेकिन शायद आउटपुट इतना ज़्यादा नहीं था। आज टैप्टा के डायरेक्टरान ये कहते हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आउटपुट हमारा है। 2000 बच्चों को हम टेक्निकल वोकेशनल करवा रहे हैं, कोर्सेज़ करवा रहे हैं, जो 3 महीने बाद इन हाउस अपनी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी रखी हुई है, जहाँ से उन बच्चों को CVs बनाना, उनको ट्रेन करना, उनको आदाब सिखाना कि इंटरव्यूज़ के आदाब क्या हैं। तो वो इतना पॉपुलर है इस वक्त कि एक बैच जाता है तो दूसरा बैच पहले से तैयार बैठा होता है और वो बच्चे और बच्चियाँ आज 100% प्रोडक्शन दे रहे हैं और पाकिस्तान का ना के नाम रोशन कर रहे हैं। फिर सेहत के ऊपर आए तो एक क्लिनिक था जो 12 साल से चल रहा था, डेंटल क्लिनिक, वो भी 12 साल से चल रहा है। तो हम क्लिनिक से ज़ाहिर है मेजर इलाज तो नहीं कर सकते थे, तो हम फीडिंग सेंटर हैं हमारे 4, जहाँ से 3000 लोगों का रोज़ाना खाना बनता है। तो 2 हॉस्पिटल्स को भी खाना दे रहे थे, उनके लवाहिकीन को, उनके मरीज़ों को। तो वहाँ पे उनके साथ कोलैबोरेशन ये थी कि जो हमारे मरीज़ जो जिनका ऑपरेशन है या बड़ा इलाज है तो वो आप फ्री करेंगे। तो वहाँ पे एक अंधी माई का इलाज हुआ, उसका मोतियाज़ार वो अंधा ही हो जाता है जब वो मोतिया होता है, तो उनके लिए गरीब आदमी कहाँ जाए। तो उसका इलाज हुआ तो वो आके कहती सर पे हाथ फेर के बेटा हॉस्पिटल बनाओ। अब हमें, मैं और खालिद भाई दोनों इकट्ठे थे, तो हमने सोचा कि ठीक है हॉस्पिटल बनाना। अब कुछ पता नहीं कि उस पर क्या कॉस्ट आने वाली है। तो जब उसको शुरू किया तो वो पता चला $5.7 मिलियन से वो बनेगा, कंप्लीट होगा। हमने कोई 1 रुपया नहीं था। आप यकीन करें अल्लाह ताला ऐसे मदद करता है। मतलब आपको ये बताता चलूँ कि रमज़ान के अंदर, जिसलिए आज भी मैं यहाँ पे कह के आया हूँ कि रमज़ान से पहले हम लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनी ज़कात जो नूर प्रोजेक्ट को दें। $408 बिलियन इकट्ठा होता है पूरी दुनिया में रमज़ान के अंदर, तो उसका कुछ चंक हमारे पास भी आता है। ऐसे ऐसे फरिश्ते आए जो जानते भी नहीं थे, ज़मीन लेके दे दी। फिर उसके बाद आज हम अल्हम्दुलिल्लाह ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है, फिनिशिंग हो रही है। अप्रैल के अंदर हम 65 बेडेड हॉस्पिटल इंशाल्लाह ओपन करने जा रहे हैं। और ये कहाँ पे होने वाला है? ये वही खालिकाबाद, एक ही कंपाउंड है वहीं पे। ओके, लवली। और अभी हम जो स्कूल और ये हॉस्पिटल्स की फुटेज देख रहे हैं, बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ें हैं, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत ज़बरदस्त जी, बहुत इम्प्रेसिव काम है। डेफिनेटली मैं आपसे आगे भी आपकी जो एजुकेशन के हवाले से तो हमने बात की है, लेकिन जो खुराक वाला मामला है उस पर भी डिस्कशन करूँगी। मीनवाइल हमारे और गेस्ट भी हमारे साथ हैं। जुनैरा, ज़रा थोड़ा सा हमें बताएं। हम तो ये कहते हैं कि जी मल्टी वाइटामिन्स खाएं, सारी कमियां पूरी हो जाएंगी आपकी बॉडी के अंदर। कैल्शियम खाएं, विटामिन D खाएं, लेकिन क्या ये वाकई हम सप्लीमेंट्स पर रिलाई कर सकते हैं?
नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप टोटली किसी भी एक चीज़ पे रिलाई नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस आपका लाइफस्टाइल अच्छा ना हो। सबसे पहले तो आपने अपना लाइफस्टाइल बेहतर करना है। आपकी नींद कैसी है, आपका स्ट्रेस कैसा है, आपकी रूटीन कैसी है, कोई फिजिकल एक्टिविटी है भी या नहीं, आप कितना जंक फूड ले रहे हैं, कितना फास्ट फूड ले रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप मल्टीविटामिन्स ले सकते हैं। बेसिकली मल्टीविटामिन्स जो है वो रोल प्ले करते हैं आपकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी, जो कि खुराक से नहीं पूरी हो रही होती, तो हम फिर एडिशनली सप्लीमेंट्स ऐड ऑन कर रहे होते हैं। और इस बात को तो FDA भी क्लेम करता है कि जो मल्टीविटामिन है वो किसी भी एक स्पेसिफिक डिजीज़ को ना तो क्योर करती है ना ट्रीट करती है। बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट का काम करता है, तो इसलिए आप कभी भी एक चीज़ पे रिलाई नहीं कर सकते। अच्छा, फूड सप्लीमेंट्स भी हम बहुत सारे ले रहे होते हैं, प्रोटीन्स और पता नहीं क्या क्या। अब तो मार्केट में हर चीज़ इतनी ज़्यादा ओवर द काउंटर अवेलेबल है, हम जाते हैं कि अच्छा फलानी चीज़ के लिए दे दे, पर हमें नहीं पता कि वो हमारी बॉडी टाइप के लिए, हमारे वेट के लिए, हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए ठीक है या नहीं है, और फिर हम कंसल्ट भी नहीं करते। अच्छा, अरमाला, जैसे सेल्फ मेडिकेशंस का एक ट्रेंड चल रहा था ना, वैसे सेल्फ सप्लीमेंटेशन का भी एक ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि मार्केटिंग इतनी होती है, हाइप इतनी होती है, लोग देखते हैं और कहते हैं अच्छा ये तो सिम्टम हम में भी है तो हम भी यूज़ कर लेते हैं। हमने वो अगर नहीं भी है ना तो फलाने ने कह दिया मुझे बीमारी थी, मैं इस दवाई से ठीक हो गई, तुम भी खा लो। मैंने मैग्नीशियम ली, मैंने ये ली, तुम भी स्टार्ट कर दो। अनटिल और अनलेस आपने ना तो टेस्ट करवाए, ना आपको पता है कि आपकी बॉडी में किस चीज़ की डेफिशिएंसी है। आप ये देखें कि टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, सिर्फ डेफिशिएंसी की बात नहीं। आप अगर एक चीज़ ले रहे हैं एडिशनली तो उसकी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। तो सबसे पहले यू हैव टू गो फॉर द ब्लड टेस्ट। आप अपने हेल्थ फिजिशियन से कंसल्ट करें, प्रॉपर हिस्ट्री लें, आपको कोई एलर्जी तो नहीं है, क्योंकि हर चीज़ में उसके इंग्रेडिएंट्स भी मेंशन होते हैं, तो किसी ना किसी चीज़ से आपको एलर्जी भी हो सकती है। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करें अपनी बॉडी टाइप को, अपनी रूटीन को, अपने एलर्जेंस को आइडेंटिफाई करें, देन आप किसी सप्लीमेंटेशन की तरफ जाएं और अपने डाइटिशियन से कंसल्ट करें। हमेशा किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट करके लें। अच्छा जी, इब्राहिम आप बताएं कब से सिंगिंग कर रहे हैं आप? मुझे 14 साल हो गए, मैं तब 14 साल हो गए? अच्छा, मैंने तो ऐसे कह दिया कि आप अभी स्टार्ट किया। आप 14 साल से माशाल्लाह सिंगिंग कर रहे हैं, और आपके मतलब बहुत अर्ली एज में स्टार्ट की थी आपने? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। मैं गिटार से शुरू हुआ था, और फिर उसके बाद मेरे कुछ टीचर्स हैं, सर ज़ियाउल हक, सर ज़ुबैर। अच्छा, आप सुरताल एकेडमी से? जी बिल्कुल वहाँ से भी हूँ। और फिर FC कॉलेज से मैं जो है वो मेरा एडमिशन भी म्यूज़िक बेस के ऊपर हुआ। ओके। तो फिर उसके बाद मेरे वहाँ पर भी टीचर्स हैं, मैम कवल सुलेमान, सर एहसन सुलेमान, और उनका बहुत करम है, सब जबरदस्त। तो इब्राहिम, आपकी फैमिली में कोई और भी सिंगिंग से है? नहीं, फैमिली में कोई और नहीं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और कितना टाइम हो गया सीखते हुए? और अभी भी स्टिल सीख रहा हूँ, बस समझ लें कि बचपन से ही, बस 14 साल हो गए, अभी आगे भी जर्नी है। माशाल्लाह, 14 साल इज अ लॉन्ग जर्नी। मैंने ऐसे ही उनको बिगनर बना दिया, आई एम सो सॉरी। मुझे लगा आप यंग से हैं, आपने तभी स्टार्ट किया होगा। अच्छा इब्राहिम, कुछ सुनाए हमें, तारुफ करवाएं अपनी आवाज़ का भी। आप सबकी इजाज़त से। जरूर। खुद से तो ना तू क्या बात है, वेरी वेल डन। अच्छा, ज़बरदस्त। तो इब्राहिम, मुझे ये बताएं कोई ऐसा सिंगर जिसको बहुत ज़्यादा सुनते हो, पसंद करते हो? आमिर ज़की। आमिर ज़की जी बिल्कुल। ओके, तो उनको इंस्पिरेशन अगर कोई मुझसे पूछे ना, तो मैं उनसे ज़्यादा इंस्पायर हूँ। लवली। चलें जी। अच्छा जी, अमजद साहब, अभी आपने ख़ुद भी बताया कि आपने ये मॉडल देखा, और पूरी दुनिया के अंदर हम जब फिलैंथ्रोपी की बात करते हैं, पाकिस्तान मुझे लगता है हम कहीं ना कहीं टॉप कंट्रीज़ में हैं जहाँ पे बड़े लोग खुले दिल का मुजाहरा करते हैं। मैं थोड़ा सा आपका जो स्किल बेस्ड एजुकेशन है, मैं उसकी तरफ भी जानना चाहूँगी कि आपकी कंट्रीब्यूशन इस हवाले से क्या आपने सोचा है या आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों को स्किल्स सिखाना इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी का हमारे हिस्सा नहीं है। हम एजुकेशन पे तो फोकस कर रहे हैं, लेकिन एक बच्चे को स्किल आना, और ख़ास तौर पर ख़वातीन और बच्चियों के हवाले से। बिल्कुल ठीक है। हमारी आबादी क्यों बढ़ती चली जा रही है कि जो गरीब तबका है उसकी फ़ाइनेंशियल सिचुएशन आपके सामने है, मुश्किल हालात हैं। वो बच्चे पैदा करते हैं फाइनेंशियल हेल्प के लिए, कि छोटे छोटे बच्चे, 10 साल का बच्चा जॉब शुरू कर देता है घरों के अंदर, बेटी है सफाई शुरू कर देती है, और पढ़ाने का तो दूर तक नाम नहीं है, क्योंकि एक नॉर्मल स्कूल भी 1000, 2000, 4000 फीस ले रहा है। बड़े स्कूलों की तो बात ही और है। तो इसलिए टेक्निकल वोकेशनल जो है ना, वो पूरी दुनिया में ही, लोग समझते हैं भूख नंग सिर्फ यहाँ पे है, इलिटरेसी सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है, पूरी दुनिया में है। इंग्लैंड के अंदर बहुत इलिटरेसी है, लेकिन वो क्या करते हैं कि उनको ला के ये टेक्निकल वोकेशनल कोर्सेज करवा के, मतलब ब्रिक लेयर है हमारे, तो यहाँ पे सीखते हैं लोगों से। इलेक्ट्रिशियन है, वहाँ इलेक्ट्रिशियन का कोर्स भी है जिसे कोरगी रजिस्टर्ड कहते हैं, गैस का है वो भी रजिस्टर्ड होता है।
तो यहाँ पे हमने जब से शुरू किया है 12 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, बेटियों को सबसे ज़्यादा हम लोग तवज्जो दे रहे हैं कि जिनको 13-14 साल की उम्र में या तो काम पे लगा देते हैं या उनकी शादियाँ करके उनको भेड़ बकरियाँ बना के उनको भेज देते हैं घरों में, जाओ मरो और यहीं से निकलो। उनको हम लेके आ रहे हैं, उनको उनके पैरों पे खड़ा कर रहे हैं। हम कोई 7-8 कोर्स तो सिर्फ बेटियों के लिए, कुकिंग एंड बेकिंग है, उनको फिर रेस्टोरेंट्स के अंदर जॉब मिल जाती है, फ्रंट डेस्क पे जॉब मिल जाती है, बेसिक कंप्यूटिंग का कोर्स है जो मिडिल पास भी कर सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है, वो फ्रंट डेस्क पे काम कर सकती हैं लड़कियां, और 35-40 हज़ार मिनिमम उनकी सैलरी है, घरों में 15-20 हज़ार रुपये कमाती हैं, और साथ एक कॉन्फिडेंस बूस्ट जो मिलता है, एक सेहतमंद माँ जो और माशरे में जो इसका कोई अमल दखल है वो अच्छा माशरा पैदा करती है। इसी तरह हमारे जो कोर्सेज़ हैं जैसे 2D 3D का कोर्स है, उसके अंदर बेटियां जो FA जिन्होंने किया हुआ है या मैट्रिक किया वो उसमें चली जाती हैं। फिर उसके बाद हमारा ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वो बहुत ज़्यादा फ्रीलांसिंग है, जो बच्चियां जिनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिलती है तो वो ये वाले कोर्स करके घर से कमा रही हैं। तो 20 कोर्स इस वक्त करवा रहे हैं, 20, और इंशाल्लाह इसी साल में हम इसको 30 कोर्सेज़ में ले जाएंगे। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कोर्सेज़ हैं। तो आप यकीन करें, मैं आपको दावत देता हूं कि आप और आपकी टीम वहाँ पे आप आके देखें कि बच्चियों को ये लगता है जैसे सारी की सारी नकाब में आती हैं, क्योंकि हम सिर्फ ढूंढते ही, हमारा टोटल एवरीथिंग जितने भी 14 कोर्स हम कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट हमारे हैं सारे के सारे फ्री हैं, और सिर्फ उन्हीं के लिए जो लेस प्रिविलेज्ड हैं, जो वाकई माशरे के अंदर अफोर्डेबिलिटी जिनकी नहीं है, और उनको चेक करने का एक सिस्टम है हमारा कि वो ज़कात के हकदार हैं नहीं हैं। हमारे इंस्पेक्टर्स हैं इंडिपेंडेंट, कोई झूठ बोल के नहीं आ सकता है। और वैसे भी मैं आपको बताऊं कि जो सफ़ेद पोश है या गरीब आदमी है ना, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। लोग कहते हैं कि जी आप खाना खिला के उनको ख़राब कर रहे हैं, आप फिर इसका मतलब कुरान में से नाउज़ बिल्लाह ये चीज़ें निकाल दें कि भूखे को खाना खिलाना, यतीम की परवरिश करना, मस्कीन का ख्याल करना, तीमारदारी करना जो माजूर है। तो ये चीज़ें आप जब उनको, जिसको पेट की फ़िक्र है उसकी पेट की फ़िक्र ख़त्म कर देंगे। मसलन हम क्या करते हैं, बच्चियों को कैसे लेके आते हैं टेक्निकल वोकेशनल कॉलेज के अंदर कि उनकी बेटियों, जो अगर 2 बेटियां काम कर रही हैं तो उनको राशन दे देते हैं कि ये लें, ये 10-12 हज़ार रुपये का राशन है जो आप एक बेटी की कमाई का ले रहे हैं, तो आप राशन लें और बेटी हमें दे दें। वही जब 3 महीने बाद जाके 40-50 हज़ार रुपया कमा रही होती है तो वो आगे दुआएं दे रहे होते हैं। उन्हीं दुआओं का नतीजा है कि आज ये एक छोटा सा पौधा लगाया था जिसका खर्च 1 महीने का 2.5 लाख रुपए था, आज 2.5 करोड़ रुपये है उसका खर्चा महीने का, और ये लोग दे रहे हैं। आप सही कह रही हैं, पाकिस्तानी अमेजिंग। मैं पूरी दुनिया में जाता हूँ और मुझे शायद पासपोर्ट जो ब्रिटिश नेशनलिटी मिली थी वो मिली इसीलिए कि मैं ऑस्ट्रेलिया भी जा रहा हूँ, कनाडा भी जा रहा हूँ, तमाम जगह पे हमने अपने आप को रजिस्टर्ड भी करवाया हुआ है। पाकिस्तान में वी आर फुली रजिस्टर्ड। कोई बड़ी से बड़ी भी अमाउंट देना चाहे तो टैक्स एग्जम्पशन सर्टिफिकेट हमारे पास है। NGO कोई भी बगैर रजिस्ट्रेशन के पाकिस्तान में के पूरी दुनिया में पैसा इकट्ठा नहीं कर सकती है, तो उसका रजिस्टर्ड होना, नीट एंड क्लीन होना, फेटफ के बाद और बहुत सी जो इकोनॉमिक डिवीज़न है उसके आगे बीच में रोल आ गया कि जी आपका पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ लग रहा है। तो हम ये कहते हैं, मैं पाकिस्तान को 2 तरह से हेल्प कर रहा हूँ। एक, फ़ॉरेन एक्सचेंज लेके आ रहा हूँ जिसकी असल ज़रूरत है हमें, और दूसरा राइट जगह पे उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो माशाल्लाह टेक्निकल वोकेशनल जो आपने पूछा है वो उसकी बहुत अच्छी रिपोर्ट है हमारे पास। और आपने भी खुद भी कहा कि अच्छी बात है, और किसी को गलत आदत डालना चाहिए। अल्लाह ताला ने अगर आपको कहीं ना कहीं साहिब इस्तिताअत किया है तो आप किसी के लिए वसीला है। उसको उसके नसीब का मिल रहा है, आपको आपके नसीब का मिल रहा है। किसी को उसके नसीब से ना ज़्यादा मिलना है ना कम मिलना है। तो इस बात पे हमारा स्ट्रांग बिलीव होना चाहिए, और जिसके हिस्से की रोटी है उस तक पहुंच रही है। और रोटी वाला सिस्टम भी अभी मुझे हम सब ऑफेयर बता रहे थे कि आपने पूरे जो इस पंजाब के अंदर या ओवरऑल जहाँ जहाँ आपका सिस्टम है, आपने कुछ रोटी के हिसाब से भी कोई जो के लिए कैंपेन या प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, वो क्या है? इसको मैं जो पब्लिक न्यूज़ के ऊपर मैं आपको एक देखने वालों को बता दूं कि हमारा जो प्रोजेक्ट द नूर प्रोजेक्ट, वहाँ पे सिर्फ हमने लिख के नहीं लगाया कि खुदकुशी करने से पहले एक दफ़ा नूर प्रोजेक्ट है। इसका मतलब है कि बेटी की शादी है, अभी 2 खुदकुशियाँ हुई हैं लेटली, एक बैरियर टाउन के अंदर, एक जौहर टाउन के अंदर। सफ़ेद पोश 60 हज़ार का बिल था, वो बिल पे नहीं कर सका और उसने स्ट्रैंगल कर लिया अपने आप को। 75 हज़ार का बिल आया जौहर टाउन में, वो भी सफ़ेद पोश था, उसके पास नहीं थे, वो 40-45 हज़ार की जॉब थी। आप यकीन कर लें कि सफ़ेद पोश आदमी के पास हाथ फैलाने के लिए जगह नहीं है, हमें खुद ढूंढना है उन्हें। आप यकीन करें, लोग खुद अपने रिश्तेदारों के पास जाकर उनको जो सपोर्ट करते, बहुत सारे लोग हैं, और जो नहीं करते हैं तो प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जाएं, देखें आपके ख़ानदान में कौन गरीब आदमी है, सपोर्ट करें उन्हें जाके। अल्लाह ने आपको भेजा ही इसीलिए दुनिया में है कि जब आपको अल्लाह अता करे
तो आप जाके उनको उन तक पहुंचे। और ये आपकी इमीडिएट फैमिली है। Exactly. आपको इनमें से ढूंढना है। बाहर तो चले आपका साइकिल या सर्कल बढ़ता है, लेकिन आपके जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं, आपको अपने खानदान के अंदर को लगता है आप आगाज उनसे कर सकते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले आपके माँ बाप, मियाँ बीवी, बच्चे, उसके बाद आपके हमसाए, रिश्तेदार, और उसके बाद पब्लिक। मुझे किसी ने कहा कि आप गज़ा में जाके क्यों नहीं करते? मैंने कहा यार मेरे हमसाए में बच्चा भूखा बिलक रहा है, मेरे हमसाए में इलिटरेसी है, मेरे हमसाए में एक माँ बच्चा पैदा करते हुए मर रही है, तो मैं कैसे पैसा वहाँ भेज दूँ? हाँ, करना चाहिए, जो लोग करना चाहते हैं, जो बचे वो ज़रूर भेजें। आपने रोटी का पूछा, मैं सुनता रहता था रोटी 25 रुपये की होगी, 15 की होगी, 20 की होगी, 30 की होगी। तो हमें एक आइडिया टर्की से हमने लिया, 200-250 साल से वहाँ पे चल रहा है कि ब्रेड वहाँ पे अगर कोई तंदूर पे जाता है तो उसको ब्रेड की एक टोकरी पड़ी हुई है जिसमें आप जाएंगी तो 4 रोटियाँ 2 वहाँ रख देंगी, 2 अपने लिए ले जाएंगी। तो मैं जाऊँगा गरीब आदमी तो मैं वहाँ से फ्री ले लूँगा, कोई नहीं पूछेगा। तो मैंने इज़्ज़त की रोटी के नाम से एक तंदूर शुरू किया, आज से 3.5 साल हो गए अब तो आज माशाल्लाह 1070 तंदूर हैं लाहौर के अंदर, 12,000 टोटल हैं। तो 5 साल में लाहौर में कोई ये नहीं कहेगा मुझे रोटी फ्री नहीं मिलती है, गरीब आदमी। तो इंशाल्लाह ताला, और ये आप और सब ये पब्लिक मिलके कर रही है और पब्लिक को अवेयरनेस दी है कि ये मैं 200 रोटियों के एडवांस पैसे डाल देता हूँ, बॉक्स में बॉक्स पड़ा हुआ है तंदूर के ऊपर, बोर्ड लगा हुआ है कि इज़्ज़त की रोटी कोई भी लेना चाहे फ्री वो यहाँ से मिलती है। तो तंदूर वाले के साथ जब कोलैबोरेट करते हैं तो वो इतना खुश होता है, बाज़ दफ़ा तो कहता है कि जी हम तो रोटी के पैसे लेते भी नहीं हैं आपके लोगों से, तो मैं 200 रोटियों के फिर भी एडवांस डाल देता हूँ कि कभी भी आपको लगे रोटी का मना नहीं करना है आपने। मेरे पास मेरे सेंटर पे नूर प्रोजेक्ट पे रात को 2:30 बजे कोई आ जाए भूखा, मैंने उन्हें कहा हुआ है खाना तो 3000 लोगों का बनता है, तो मैं कहता हूँ कि 2:30 बजे भी बंदा आ गया है और भूखा है, चाहे अंडा पका के खिलाना पड़े, चाहे उसको मैकडोनल्ड्स ला के खिलाना पड़े, सॉरी टू से शायद लोग ऑफेंड हो जाएंगे इससे, लेकिन खिलाएं उसको भूखा नहीं जाने देना कुछ भी हो जाए। हम लोग बातों से नहीं जीत सकते हैं, हम लोग काम से जीत सकते हैं और काम करना है। बच्चे स्कूल में लेके आए, ऑर्फन होम है अभी, वो शायद मैं आपको नहीं बता सका, मेरे पास 90 बच्चियाँ हैं जो मैं पिछले 8 साल से इनकी देखभाल कर रहा हूँ। बिल्कुल मतलब ऐसे केसेस हैं कि पेशावर में 3 बेटियाँ मेरे पास आईं, उनके बाप ने उनके बच्चियों के सामने माँ को कत्ल कर दिया। अब वो बेटियाँ मेरे पास हैं, उनमें से नर्स बन रही हैं, 8 साल हो गए और 6 बच्चियाँ इस वक्त नर्स बन रही हैं और तकरीबन 33 लड़कियाँ 33 बच्चियाँ फुटबॉल और क्रिकेट के अंदर टॉप पे जा रही हैं और इंशाल्लाह अगले 2 से 3 साल में वो ग्रीन कोट पहने होंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही होंगी। हॉकी के अंदर पंजाब जीत चुके हैं हम लोग, यही ऑर्फन बच्चियाँ। तो इतना पोटेंशियल है, आप यकीन करें हमारी कौम के अंदर, हमारे ये जो नीचे वाला तबका है ना, जो सूरज की पहली किरण पे उठता है, हमारे बच्चे नहीं उठते हैं वो इसी के अंदर वो आप ये हीरोज़ हैं जिन छुपे, इनको सिर्फ निखारना है, बातें नहीं करनी है। आप एक बच्चे को पढ़ा सकते हैं, एक बच्चे को पढ़ाएं, अब एक बंदे को भूखे को खाना खिला सकते हैं, खिला के देखें। आज का दिन डायरी के अंदर जो सुन रहा है, जो देख रहा है, मैं आप सबको भी कह रहा हूँ, डेट लिख लें और अपनी तनख्वाह में से 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये जितने आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं करना शुरू करें। इसे कहते हैं अल्लाह के साथ बिजनेस करना, बरकत आती है, खुदा की कसम बरकत आती है। लिख लें, मैं कोई पीर फकीर नहीं हूँ, मैं खुद बेटर था अवारी में, मैं गवर्नमेंट कॉलेज पढ़ रहा था साथ में अवारी में, कोई इतनी क्या मसला है, मैं बट्टू तो हूँ लेकिन कोई जागीरदार नहीं हूँ। मेरे वालिद साहब एक दुकानदार थे, वही दुकान पे बैठ के पढ़े, बड़ा भाई डॉक्टर बना, मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से मास्टर्स किया पॉलिटिकल साइंस में। गवर्नमेंट कॉलेज की दी हुई जो इज़्ज़त है, जो वहाँ की ग्रूमिंग है, वो मुझे ऊपर लेके आई। और मुझे सारे कहते हैं कि यार एक साइकिल ना ख़रीदने वाला बच्चा आज प्राडो भी ख़रीद सकता है आज, तो वो मुझे पता था अल्लाह ने अगर मुझे अता किया है तो मैं अपनी ऑन एयर कह रहा हूँ और बड़ी जगह पे कह चुका, अमेरिका में भी बता चुका, इंग्लैंड में बता चुका कि मैं अपनी सारी जायदाद जो अल्लाह ने मुझे अता की है वो सारी की सारी मेरी मौत के बाद नूर प्रोजेक्ट को जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और लोगों से भी कहता हूँ कि अल्लाह सिर्फ़ और सिर्फ आपको आजमाइश के लिए भेजता है, किसी को ना दे के आजमाता है और किसी को दे के आजमाता है। आजमाइश ये है कि आएँ और कंट्रीब्यूट करें, तकसीम करके देखें। वो इशफाक साहब कहते हैं ना कि अल्लाह देते हैं, तो अल्लाह ताला ने जो आपको अता किया है आपने उसी में से अल्लाह के लोगों को देना है, आप बस एक वसीला है। और इस चीज़ को अपने माइंड में हमें अगर ये रख ले, और ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि आपको ये सब
अल्लाह ताला का दिया हुआ है, और आपने अगर इसमें से आगे लोगों को डोनेट करना है या देना है तो समझें कि आप अल्लाह ताला से तिजारत कर रहे हैं, उसका दिया हुआ आगे से उसके ही लोगों को दे रहे हैं। सो प्लीज़, अगर ये बहुत बहुत ज़बरदस्त बात है कि आपको थोड़ा सा डोनेशन की आदत पड़ेगी, किसी की हेल्प करने की आदत पड़ेगी, तो आपकी रोज़ी में, आपके कारोबार में, आपकी हर चीज़ में जो बरकत का एलिमेंट है वो हमेशा बरकरार रहेगा। बहुत ज़बरदस्त काम है जी अमजद साहब, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। और मैं, आपने आज हम सब के लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बातें भी कही हैं, एंड आई होप कि हमें अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम भी ये सब वो काम कर सकें, थोड़ा सा हिस्सा डाल सकें कहीं ना कहीं। अच्छा जी ज़ुनैरा, ये हमारी बड़ी ज़बरदस्त बातें हो रही हैं दो, कि आप हमें बहुत अच्छी टिप्स दे रही है। आप हमें साथ साथ ये बताएं कि नॉर्मली विटामिन्स, कैल्शियम, इन सारी चीज़ों के ऑल्टरनेट्स होते हैं, फूड रिसोर्सेज से होते हैं, क्या है फूड सोर्सेज, क्या है इन चीज़ों के? अच्छा, सबसे अच्छा जो फूड सोर्सेज है मैं तो ये कहूँगी कि एग्स सुपर फूड, अंडा एक पूरी ग़िज़ा है, ठीक है, हम इग्नोर कर देते हैं डाइट में, हम एग्स नहीं लेते, कुछ लोगों को एलर्जीज़ होती हैं एग से। इसके अलावा आप मीट, प्रोटीन सोर्सेज जिसमें हमारे पास रेड मीट आ जाता है, वाइट मीट आ जाता है, फ़िश है, फ़िश को इंट्रोड्यूस करें अपनी डाइट में, थोड़ा थोड़ा लेना स्टार्ट करें। प्रोटीन सोर्सेज हैं चिकन, मटन, बीफ। आयरन डेफिशिएंसी है तो आप रेड मीट का इस्तेमाल करें, ठीक है, और प्रोटीन वगैरह का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें। फ़िश ऑयल जो कि आपकी स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छा है। तो एडिशनली मल्टीविटामिन्स ऐड करने से बेहतर है कि आप पहले अपनी डाइट को बेहतर करें, और फिर अगर आप में डेफिशिएंसीज़ हैं तो देन आप अपने जो है वो मल्टीविटामिन्स या मिनरल्स को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, अपनी डाइट में ले सकते हैं। अच्छा, बच्चों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो हम कहीं ना कहीं स्किप कर देते हैं मदर्स के? बच्चों की जो डाइट या न्यूट्रिशन है उसके लिए ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बच्चों में बहुत सारी चीज़ें मिस कर देते हैं उनके विनिंग पीरियड में। स्पेशली बच्चा ज़िद कर रहा है तो हमने ये नहीं देना, हम उसको ना शुगरी फूड की तरफ थोड़ा ज़्यादा ले जाते हैं, मीठी चीज़ों की तरफ। रो रहा है तो कोई मीठी चीज़ दे दीजिए, अब इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब क्या होता है कि बच्चों का टेस्ट ऐसे ही डेवलप हो जाता है, और जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उनका शुगर का इंटेक ज़्यादा हो जाता है, वो फिर चॉकलेट्स की तरफ, कैंडीज़ की तरफ जाते हैं। तो मैं हमेशा यही रिकमेंड करूँगी कि बच्चों को थोड़ा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की तरफ, जो नेचुरल सोर्सेज हैं शुगर के, जैसे कि फ्रूट्स हैं जिसमें फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज है, आप वो इंट्रोड्यूस करवाएं, रादर देन कि आप उसको कोई कैंडी दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं, चीनी ज़्यादा से ज़्यादा दे रहे हैं। तो आप उसको नेचुरल फूड सोर्सेज की तरफ लेके जाएं, वेजिटेबल्स का इंटेक करवाएं, फ्रूट्स का इंटेक करवाएं, ताकि जैसे से वो बड़ा हो उसकी ज़िद भी ना हो और वो हर चीज़ को ईजीली जो है वो हैबिट को डेवलप कर ले। ज़बरदस्त, ठीक हो गया। इन द एंड हमें बताएं इब्राहिम, आपने अपने ओरिजिनल गाने, एक गाना रिलीज किया है, जी बिल्कुल, कौन सा है? ये शाम आप हमें सुनाएंगे? हमें ब्रेक पर जाना है। मैं ब्रेक पर जाने से पहले आप तीनों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। थैंक यू वेरी मच वज़ीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी, एंड आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। आप जो काम कर रहे हैं अल्लाह ताला आपको उसको डेफिनेटली इसकी जज़ा देगा। ज़ुनैरा आपका बहुत शुक्रिया, इब्राहिम आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते हम आपसे गाना ज़रूर सुनेंगे। श्योर। बरसों पुराना वो तेरा फसाना क्यों आ गया है मुझे याद, वो तेरा शर्माना, वो तेरा मुस्कुराना क्यों आ गया है मुझे याद। टूटा हूँ मैं इस कदर, तुझको मेरी क्या खबर, रातों को तू जाग कर, यादों को तू याद कर। ये शाम ढल गई, ये रात ढल गई, तेरी याद क्यों आने लगी, यूं जो जुल्फ का तेरे चेहरे पर आना, वो आँखों से आँखें मिलाना, कुछ चाह के भी ना समझ पाना, तेरे हुस्न का मैं तो था दीवाना, मेरे
अश्कों का यूं बह जाना, अब आ भी जा लौट आना। ये शाम ढल गई, ये रात ढल गई, तेरी याद क्यों आने लगी। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है। हमने सोचा कि आपको थोड़ी क्रिकेट की जो एक्टिविटीज़ हैं जो ज़ोर पकड़ रही हैं और एक एक्साइटमेंट बिल्ड हो रही है उसके हवाले से भी आगाह करते चलें जी। एक तरफ तो PSL की ड्राफ्ट का मामला हुआ कल हुजूरी बाग के अंदर, लेकिन दूसरी जानिब चैंपियंस ट्रॉफ़ी की तैयारियां भी ज़ोर पकड़ रही हैं और ऐसे में कुछ इंडियन मीडिया पर ख़बरें आ रही हैं जी के जो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं रोहित शर्मा, वो पाकिस्तान आएंगे और आपको पता है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफ़ी को होस्ट कर रहा है और इस होस्ट करने के दौरान जो चैंपियंस ट्रॉफ़ी की रूनुमाई है और उसके साथ साथ कोई एक प्रेस टॉक है। ज़ाहिर है हम होस्ट हैं तो यहाँ पर भारतीय क्रिकेट टीम के जो कैप्टन हैं उनकी आमद मुतवक्के है, ये इंडियन मीडिया कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं। इस पर हम ज़रा तज्जिया ले लेते हैं और ये खबरें किस हद तक ठीक हैं। वैसे तो इंडियन मीडिया शोर ही मचाता है। काशिफ शबीर हमारे साथ मौजूद है। काशिफ साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। ज़रा हमें पहले तो PSL ड्राफ्ट के हवाले से बताएं। डेविड वार्नर जो हैं वो महंगे तरीन खिलाड़ी हुए हैं और उसके अलावा भी कैसी लगी ओवरऑल आपको ड्राफ्टिंग की ये तकरीब? बहुत अच्छी लगी ड्राफ्टिंग की और पाकिस्तान का ब्रांड बनता जा रहा है PSL और दुनिया का एक मकबूल तरीन ब्रांड बन गया है PSL, जहां जब आप फ्रेंचाइज क्रिकेट की बात करते हैं और आप देखें कि हर आने वाले साल में प्लेयर्स की जो क्वालिटी है वो बेहतर होती जा रही है और अच्छे प्लेयर्स पाकिस्तान में PSL खेलने के लिए आते हैं। हम सब जानते हैं कि PSL जो है वो एक मुश्किल लीग है प्लेयर्स की जब बात की जाए, ख़ास तौर पे बैटर्स के लिए, क्योंकि यहाँ क्वालिटी ऑफ बॉलिंग जो है वो बहुत अच्छी होती है PSL के अंदर। और इस दफ़ा भी अगर आप देखें तो डैरल मिचेल भी आ गए, डेविड वार्नर भी आ गए, एडम मिल जो हैं वो आएंगे, मैथ्यू शॉट आ रहे हैं, माइकल ब्रेसवेल आए हैं पाकिस्तान में खेलने के लिए। तो ये बहुत अच्छा है, हमारे लोकल क्रिकेटर्स के लिए बहुत अच्छा होगा, हमारे नए टैलेंट के लिए बहुत अच्छा होगा जब वो इतने बड़े रिनाउंड प्लेयर्स, इतने बड़े स्टार्स के साथ जब ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे तो आई एम श्योर उनको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए ये बहुत ही अच्छा है। और जस्ट बिफोर अगर आप बात की जाए चैंपियंस ट्रॉफ़ी की ये ड्राफ्टिंग हो रही है तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे खुशाइन बात है ये। ठीक हो गया। एक खबर हमने सुनी है कि रोहित शर्मा आ रहे हैं जो इंडियन मीडिया कह रहा है। अब आप किस हद तक इंडियन मीडिया की बात को बिलीव करते हैं काशिफ, ये बात बताएं। देखें रोहित शर्मा को आना तो चाहिए। हम शुरू से ये बात करते हैं कि क्रिकेट खेलने के लिए इंडिया की पूरी टीम को पाकिस्तान आना चाहिए था, लेकिन बस अनफॉर्चुनेट हुआ वो नहीं आ रहे। लेकिन एटलीस्ट कैप्टन को लाजमी आना चाहिए। ये एक अच्छा साइन होगा क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए। एटलीस्ट वो आके यहाँ पर पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी देखेंगे, पाकिस्तान में माहौल देखेंगे, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जाके वापस बताएंगे कि पाकिस्तान एक बिल्कुल सेफ मुल्क है और पाकिस्तान में आना चाहिए। अगर इंडियन मीडिया कह रहा है तो हम इसको पॉजिटिव लेते हैं और हम भी चाहते हैं कि वो पाकिस्तान आए, रोहित शर्मा आए। एटलीस्ट उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जब रूनुमाई होगी चैंपियंस ट्रॉफ़ी की तो उसमें उनको बैठना चाहिए। जब सारे कैप्टन बैठेंगे, एक ग्रुप फ़ोटो होगा तो उसके अंदर रोहित शर्मा का होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया। और आपको चैंपियंस ट्रॉफ़ी की जो तैयारी है उसके हवाले से भी हमें बताएं, क्योंकि अभी तो सिर्फ PSL ड्राफ्ट हुआ है। जाहिर है हम इसकी एक्साइटमेंट तो ऑन एंड ऑफ शेयर करेंगे, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफ़ी चूँकि एक बड़ा इवेंट है जिसके हवाले से हम बात करें, क्या समझते हैं पाकिस्तानी टीम की जो तैयारी है वो कैसी है? देखें, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस लेवल का बन रहा है, क्योंकि हमारे ग्राउंड्स को रिपेयर की, मेंटेनेंस की और थोड़ी रेनोवेशन की अशद ज़रूरत थी।
जिस पे चेयरमैन साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, मोहसिन नकवी साहब ने। और अभी देखें कि तमाम स्टेडियम्स जो हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम बन रहे हैं, उनमें रेनोवेशन हो रही है, ग्राउंड पे काम हो रहा है। तो ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि जितने अच्छे ग्राउंड्स होंगे उतनी अच्छी क्रिकेट आपको देखने को मिलेगी। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के विकेट्स जो हैं वो रन्स के अंबार लगाती हैं वो विकेट्स, तो यहाँ पर बड़े स्कोर्स भी देखने को मिलेंगे। तो ये क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक पाकिस्तानी टीम की बात है, तो अभी हाल ही में अगर आप देखें तो हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा कर आए हैं वनडेज़ में, हमने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया है वनडे में। तो इसलिए पाकिस्तान का मोरल डेफिनेटली इज़ ऑन द हायर साइड। पाकिस्तान की टीम अच्छी जेल हुई टीम है अंडर द कैप्टनसी ऑफ मोहम्मद रिजवान, दैट इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव साइन फॉर पाकिस्तान। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक बड़ी ही कंपेटिटिव टीम है इस मौके पर, और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो बेहतर खेलेगा अपने होम सॉइल के ऊपर, होम क्राउड के सामने, अपनी विकेट्स के ऊपर। जब पाकिस्तान को खेलने का मौका मिलेगा तो डेफिनेटली पाकिस्तान जो है वो बेहतर रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगा। सिर्फ एक वरिंग साइन है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को कोई इंजरी खुदा ना खासा ना हो जाए। साइम अयूब का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, उनकी इंजरी है लेकिन रिहेबिलिटेशन उनकी हो रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि साइम अयूब जो हैं वो वापस फिट होकर टीम का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि उनके आने से हमारा ओपनिंग स्लॉट जो है वो बहुत मजबूत होता है। और अगर फ़खर जमान भी वापस आ जाते हैं तो पाकिस्तान का बड़ी ही फॉर्मिडेबल साइड जो है वो बन सकती है। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच काशिफ, बहुत शुक्रिया। काशिफ शबीर हमारे साथ मौजूद थे जी, क्रिकेट के ऊपर अपना तजिया दे रहे थे। उनके मुताबिक हम चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें कुछ चीज़ें हैं जिनको थोड़ा बेहतर करने की ज़रूरत है। उसके अलावा रोहित शर्मा के हवाले से जो खबरें इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, लेट्स होप इन सी कि क्या सूरत हाल बनती है और क्या वाकई जो इंडियन टीम के कप्तान हैं वो पाकिस्तान आएंगे। इस चैम्पियंस ट्रॉफी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये ऑफिशियल पिक्चर है, ज़ाहिर है उसके लिए हर टीम के कैप्टन का होना बहुत ज़रूरी है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जी, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।